पेट्रोल चोर। नैयापुर गांव में एक दिन मंगत नाम का एक व्यापारी बाहर गांव से चटाई बेचने आता है। उसके पास एक पुरानी मोटरसाइकिल थी जो बहुत ही ज्यादा पेट्रोल पीती थी। वह अपनी मोटरसाइकिल पर सामान रख गांव में बेचने आता था। चटाई ले लो चटाई, रंग बिरंगी चटाई। अरे ओ चटाई वाले, चटाई तो देना। तुम्हारी चटाई तो बहुत अच्छी है, मुझे 5 दे दो। बहन जी, आज सारा माल खत्म हो गया है। आज तो मेरे पास अभी 2 ही चटाइयाँ हैं। अगर आप कहें तो मैं कल 3 नई चटाइयाँ लेकर यहाँ पहुँच जाऊँगा। हाँ हाँ ठीक है, हमें कोई जल्दी नहीं है। मंगतराम अगले दिन 3 चटाई लेकर उनके घर पहुँचता है और देखता है कि घर में कोई नहीं है और घर के बाहर एक बड़ी गाड़ी खड़ी है। बार बार घंटी बजाने के बाद भी घर से बाहर कोई नहीं निकलता। लगता है कोई नहीं है घर में, कल आऊंगा। उसी वक्त अचानक मंगत की मोटरसाइकिल का पेट्रोल खत्म हो जाता है। लगता है आज भी इसका पेट्रोल खत्म हो गया। अभी तो कोई बिक्री भी नहीं हुई, घर कैसे जाऊं? मंगत राव वहां खड़ी गाड़ी में पाइप डालकर पेट्रोल निकाल लेता है। यह तो बड़ा अच्छा आइडिया है, पेट्रोल खरीदने की जरूरत ही नहीं है। और फिर वह अगले दिन से यही करने लगा। जो भी गांव वाला घर नहीं होता वह उसकी गाड़ी से चुपचाप पेट्रोल निकाल लेता। ये ठीक है, मेरी चटाइयाँ भी बिक जाती हैं और आने जाने का पेट्रोल भी मिल जाता है। गांव के लोग परेशान होने लगे। अरे भाई, हमारे गांव में ये पेट्रोल चोर कौन है? जितना भी पेट्रोल डालो अगले दिन खाली हो जाता है। हाँ भाई, तुम ठीक कहते हो। गांव वाले चोर को पकड़ने की तरकीब बनाते हैं और सभी गाड़ियों को एक जगह खड़ा कर देते हैं और हर गाड़ी में पेट्रोल की जगह पक्का रंग डाल देते हैं। तभी मंगतराम वहां आता है। अरे भाई, आज सबकी गाड़ियां एक साथ क्यों खड़ी हैं? कल यहाँ गाड़ियों की एक प्रतियोगिता होने वाली है, इसीलिए सब यहाँ लाइन से खड़ी हैं। मंगतराम सोचता है, फिर तो ये सभी पेट्रोल से भरी होंगी। आज रात बड़ी बोतल लाऊंगा और सबका तेल निकाल लूंगा। मेरे कई दिन निकल जाएंगे ऐसे। रात में जब मंगल तेल निकालता है तो उसके सारे मुंह और कपड़ों पर पक्का रंग चढ़ जाता है। एक गांव वाला उसे देखकर शोर मचाता है, और पकड़ो पकड़ो चोर, पकड़ो पकड़ो पेट्रोल चोर। गांव वाले चटाई वाले की खूब पिटाई करते हैं और उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। इसीलिए कहते हैं चोरी करना बुरी बात है। एक समय की बात है, एक गांव में सुशील नाम का एक आदमी अपनी बेटी मोना के साथ रहता था। मोना बहुत ही होशियार और नेक लड़की थी। उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। मोना ने अपनी शिक्षा गांव के स्कूल में ही की थी, जहां वो हर साल प्रथम आती थी। सुशील एक अनपढ़ किसान था, लेकिन वो अपनी बेटी को पढ़ाना चाहता था। स्कूल में शिक्षा खत्म होने के बाद मोना को कॉलेज में एडमिशन के लिए जाना पड़ रहा था। मोना की आगे की पढ़ाई के बारे में सुशील को चिंता होने लगी। अब तो मोना को आगे पढ़ाने के लिए मुझे स्कूल से शहर भेजना पड़ेगा, लेकिन वहाँ तो बहुत पैसे लगेंगे। चलो जाकर देखता हूँ। अगले दिन सुशील शहर जाकर कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलता है और उनसे मोना की एडमिशन की बात करता है। मोना की मार्कशीट देखकर और सुशील की बातें सुनकर कॉलेज के प्रिंसिपल उससे कहते हैं, देखो तुम्हारी बातें बिल्कुल ठीक है, तुम्हारी बेटी के नंबर अच्छे हैं और तुम उसे पढ़ाना भी चाहते हो, लेकिन इस कॉलेज में पढ़ाने के लिए तुम्हें कम से कम इतनी फीस तो देनी ही पड़ेगी। क्या तुम दे पाओगे? जी सर, मैं गरीब बेशक हूँ, लेकिन अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए मैं कुछ भी करूँगा। आप बस उसकी एडमिशन कर दीजिए। तो ठीक है, 2 दिन बाद तुम पैसे लेकर आ जाना, बाकी सारी फॉर्मेलिटी अभी बाहर जाकर पूरी कर लो। सुशील फॉर्मेलिटी पूरी करके घर आ जाता है, लेकिन उसे चिंता थी कि वो 2 दिन बाद कैसे इस कॉलेज की फीस जमा करेगा। सुशील इसी चिंता में सो जाता है, लेकिन सोने के बाद सुशील को एक जादुई देवी दिखाई देती है, जो कि उससे कहती है, सुशील उठो, मैं तुम्हारी भावनाओं की कदर करती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम अपनी बेटी को पढ़ाना चाहते हो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। ये लो, ये रहा एक सोने का स्पून। ये तुम्हारी बेटी को पढ़ाने में मदद करेगा।
लेकिन ध्यान रहे, लालच ना करना। और वो देवी ऐसा कहते ही गायब हो जाती है। तभी अचानक सुशील की नींद खुल जाती है और वो सपने के बारे में सोचने लगता है। तभी उसे जमीन पर कुछ चमकता हुआ नजर आता है। वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि ये तो उसी स्कूल का मॉडल था जो उसे वो देवी देना चाहती थी। सुशील उठकर देखता है तो वो पूरा सोने का बना हुआ था। अब सुशील समझ जाता है कि देवी ने उसे सोने का स्कूल देखकर उसकी मदद की है। सुशील अगले ही दिन वो सोने के स्कूल का मॉडल शहर एक सुनार के पास गिरवी रख देता है। सेठ जी, मैं ये सोने के स्कूल का मॉडल आपके पास गिरवी रखना चाहता हूँ। मुझे बस अपनी बच्ची की शिक्षा के लिए कुछ पैसे चाहिए। हाँ, ठीक है भाया, ये तो खरे सोने का है। हाँ, लेकिन पैसे वापस ना करोगे तो मैं इसे बेच दूंगा। अरे नहीं सेठ जी, मैं समय पर आपके पैसे वापस कर दूंगा। और इस तरह सोने के स्कूल से मिले पैसों से वो अपनी बेटी की शहर के कॉलेज में एडमिशन करवा देता है और बड़ी मेहनत करके जल्दी ही सुनार के पैसे वापस कर देता है और वो सोने का स्कूल वापस लेकर अपने घर में सजा देता है। और इधर उसकी बेटी मोना पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ा ऑफिसर बन जाती है। अब सुशील के सभी सपने पूरे हो चुके थे। सुशील उस सोने के स्कूल का धन्यवाद करता है और साथ ही साथ देवी सरस्वती का भी, जिन्होंने उसकी सोने का स्कूल देकर मदद की थी। चिकन लेग पीस रेसिपी। एक गांव में चंगू और मंगू नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों की दोस्ती की पूरे गांव में मिसालें दी जाती थी। दोनों इकट्ठे ही स्कूल पढ़ने जाते और स्कूल के बाद दोनों ही इकट्ठे शहर में कॉलेज भी पढ़ने गए। मंगू पढ़ लिख कर एक कंपनी में बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया और क्योंकि चंगू को खाना बनाने का बहुत शौक था, एक होटल में काम करने लगा। मंगू जब शहर छोड़कर जाने लगा तो चंगू ने गले मिलते हुए उससे कहा, यार मंगू, आज मैं बहुत खुश भी हूँ और दुखी भी हूँ। खुश इसलिए हूँ क्योंकि तू एक बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया है, और दुखी इसलिए कि रोज मुझे तेरा चेहरा दिखे बिना रहना पड़ेगा। यार चंगू, ऐसा नहीं कहते, हमारे तो दिल आपस में जुड़े हैं। और रही चेहरे की बात, अबे मेरी फोटो देख लिया कर। और मंगू के ऐसा कहते ही दोनों हंसते हंसते गले मिलने लगे। काफी समय बीत गया। मंगू अपनी मेहनत से एक बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया था और इधर चंगू होटल में काफी अच्छा काम करने लगा और उसे काफी अच्छे पैसे मिलते थे। लेकिन साथ ही साथ वो नए नए तरीकों से गांव के लोगों को भी खाना बनाकर खिलाया करता था। एक दिन मंगू ने चंगू को फोन किया। हेलो चंगू, कैसे हो? अरे मंगू, कैसा है मेरा भाई? आज बड़े दिनों बाद मेरी याद आई। चंगू, तुझे शहर आना है मेरे पास। मेरी बहुत बड़ी तरक्की हुई है और मैं सभी ऑफिस वालों को पार्टी दे रहा हूँ। क्या कहा? तरक्की? ठीक है मेरे भाई, मैं जरूर आऊँगा। मंगू ने चंगू के लिए हवाई यात्रा की टिकट भेजे थे। चंगू मंगू के पास पहुँच गया। मंगू ने उसका दिल खोलकर स्वागत किया। बड़े शहर की चकाचौंध देखकर चंगू दंग रह गया। पार्टी वाला दिन भी आ गया। मंगू अपने नौकरों की सहायता से सभी व्यवस्थाएं देख रहा था। तभी अचानक मंगू का मैनेजर आके उससे कहता है, साहब, ये कैटरिंग वाला लेग पीस बनाने से मना कर रहा है। कह रहा है इतने सारे लेग पीस हम नहीं बना पाएंगे। क्या कहा? बुलाओ जरा उसको। मंगू कैटरिंग वाले को अपने पास बुलाता है, लेकिन कैटरिंग वाला उसे 1000 लेग पीस बनाने से मना कर देता है। कहता है कि इतने सारे लेग पीस एक साथ बनाना बहुत ही मुश्किल है, और वो भी इतने कम समय में। चंगू वहाँ खड़ा खड़ा ये सारी बातें सुन रहा था। कैटरिंग वाले के जाने के बाद चंगू मंगू से कहता है, अरे क्या हुआ भाई, क्यों दुखी है? मंगू उसे सारी बात बताता है। बस इतनी सी बात? कहाँ है रसोई? मंगू उसे अपने साथ वहाँ की किचन में लेके जाता है। मंगू, तू जाकर मेहमानों को देख और लेग पीस समय पर टेबल पे पहुँच जाएंगे, तू फिक्र मत कर। पार्टी शुरू हो जाती है और सबसे पहले चंगू के बनाए लेग पीस ही मेहमानों को सर्व किए जाते हैं। सभी लोग लेग पीस खाकर बहुत खुश होते हैं। भाई, ऐसे स्वादिष्ट लेग पीस तो मैंने आज तक कभी नहीं खाए। क्यों मिस्टर वर्मा? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं शर्मा जी। मंगू अपने बॉस को सारी बात बताता है। मंगू का बॉस चंगू को बुलाकर उससे कहता है, भाई वाह चंगू, तुम्हारे हाथ के बनाए लेग पीस इतने स्वादिष्ट हैं तो बाकी खाना तुम कितना स्वादिष्ट बनाते होंगे। भाई मंगू, आज से चंगू को हमारी पूरी कंपनी का कैटरिंग का ठेका दे दो।
आज के बाद हमारी कंपनी में कोई खाना बनाएगा तो चंगू ही बनाएगा। और इस तरह से चिकन लेग पीस की रेसिपी के कारण चंगू को बहुत बड़ी कंपनियों से खाना बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है और वो अपने दोस्त मंगू का बहुत बहुत धन्यवाद करता है और दोनों दोस्त फिर से गले मिलकर खुश हो जाते हैं।